आज हम फिजिक्स क्लास 11 यूनिट सेकंड के अंतर्गत यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो गति के नियम पढ़ रहे हैं उसके आगे का वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखो तथा सिद्ध करो, यानी कि गति के द्वितीय नियम को हम सिद्ध कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखो तथा सिद्ध करो, F बराबर ma। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ठीक है, क्वेश्चन है हमारा न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखो तथा सिद्ध करो, F बराबर ma। ठीक है, तो नियम तो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ा ही दिया था। क्या होता था, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात देखिए, संवेग क्या होता है, P। संवेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, dp/dt। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात F समानुपाती dp/dt। या P का मतलब होता है संवेग। ठीक है, और d/dt लिखा है, इसका मतलब संवेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल, F मतलब बल, की अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये F को समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं K, और ये dp/dt जैसे का जैसा। ठीक है, लिख देंगे जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान 1 होता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू रख दें तो F बराबर dp/dt। ठीक है, हम इसको डेल्टा P/डेल्टा T भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, P का मान हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है, mv। P यानी संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा F बराबर d/dt जैसे का जैसा, P की वैल्यू रख दी मैंने mv। ठीक है, जैसे अब जब कोई वस्तु है उस पर बल लगाया है, बल लगाने से वस्तु गति कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जैसे जैसे बल का मान हम बढ़ाएंगे वस्तु का वेग बदलेगा। ठीक है, तो वेग तो क्या होगा, बदलेगा, लेकिन बल का मान बढ़ाने से वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो m तो आ जाएगा बाहर, तो जी क्या बचेगा, d/dt इंटू v। m नियतांक के बाहर आ जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो बल लगाने से वस्तु का वेग बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर m, और इसको लिखते हैं dv/dt। या v का मतलब क्या हुआ, वेग होता है। ठीक है, और d/dt का मतलब क्या है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन। तो ये क्या हो गया, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतर। तो इसी को हम त्वरण बोलते हैं, E बराबर dv/dt। तो क्या आ जाएगा जी, F बराबर m, और इसकी वैल्यू रख देंगे E। ठीक है, तो जी हमारा क्या आ जाएगा, F बराबर m। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सदिश रूप में यदि आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, F बराबर
एफ के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, एम और ए के ऊपर वेक्टर, जो सदिश राशि है उसके ऊपर वेक्टर, तो एफ बराबर एम। यही गति का द्वितीय नियम भी है। ठीक है, तो हमने जो सिद्ध कर दिया गति के द्वितीय नियम की सहायता से, तो यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, आवेग संवेग प्रमेय, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, सिद्ध करो बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, या तो इसको हम ऐसे लिख लें, आवेग संवेग प्रमेय, यानी आवेग संवेग प्रमेय लिखिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिद्ध करो बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए आवेग संवेग प्रमेय लिखूंगा, बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे ही आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं, आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करेंगे, तो हम जानते हैं, तो हम सीधा लिखते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से नियम अभी हमने प्रूव किया था, हम पूरा नहीं लेंगे, जे लेंगे, एफ बराबर क्या आया था हमारा, डीपी बटे डी आया था। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, मैं त्रिज्या गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये क्या होगा, कोई गति का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वही वाला है। इसके आगे लिखेंगे परंतु आवेग टाउ बराबर, जब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब आवेग आपको पढ़ाया था, एफ इंटू डेल्टा टी, ये आवेग की डेफिनेशन थी कि जब किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय के लिए लगाया जाता है तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। जी मैंने आवेग की डेफिनेशन लिख पाई थी। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना से तो क्या आ जाएगा, दोनों का लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा, राइट साइड बराबर है, तो जो आ जाएगा टाउ बराबर डेल्टा पी या डेल्टा पी बराबर टाउ। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं आवेग और जे संवेग में परिवर्तन, तो बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। नीचे लिख देंगे अर्थात बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, यही हमारी आवेग संवेग प्रमेय है। तो बहुत ही सिंपल सा है, कभी कभी आ जाता है इसको। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, सिद्ध करो यदि दो वस्तुओं के वेग समान है
यदि दो वस्तुओं के वेग समान हैं, ऐसा लिखना है, यदि दो वस्तुओं के वेग समान हैं तो सिद्ध करो भारी वस्तु का संवेग, भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से, हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास दो वस्तु हैं, एक वस्तु है हल्की और एक वस्तु है भारी। जी मैं एक हल्की वस्तु बना रहा हूं और एक भारी बना रहा हूं, थोड़ी बड़ी बना रहा हूं। इस हल्की वस्तु का द्रव्यमान है छोटा m और बड़ी वस्तु का द्रव्यमान है कैपिटल M। ठीक है, इस हल्की वस्तु का संवेग है P1 और भारी वस्तु का संवेग है P2। दोनों वस्तुओं के वेग समान है। मान लीजिए इसका वेग है स्मॉल v तो इसका वेग भी स्मॉल v, क्योंकि दोनों के वेग समान है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके बताना है कि भारी वस्तु का जो संवेग होता है वो हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। ठीक है, तो ये दो वस्तु है हमारे पास। ठीक, एक हल्की वस्तु एक भारी वस्तु, तो मैं लिख रहा हूं, माना हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M है। छोटी वस्तु का द्रव्यमान छोटा है और बड़ी वस्तु का द्रव्यमान बड़ा है। ठीक है, दोनों वस्तुओं के वेग स्मॉल v, क्योंकि ये दोनों के समान दिए हमें क्वेश्चन में, स्मॉल v हो तो इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं हल्की वस्तु का संवेग, हल्की वस्तु का संवेग। देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो संवेग हल्की वस्तु का P1 बराबर हल्की वस्तु का द्रव्यमान इंटू हल्की वस्तु का वेग, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार भारी वस्तु का संवेग, भारी वस्तु का संवेग इसको P2 बराबर माना है, तो P2 बराबर क्या हो जाए द्रव्यमान इंटू वेग, तो भारी वस्तु का द्रव्यमान बड़ा m और वेग दोनों का सेम है, समीकरण नंबर 2। हम क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो मैं भाग दे रहा हूँ, लेफ्ट में लेफ्ट का राइट में राइट का, जब मैंने भाग दे दिया तो P1 बटे P2 बराबर, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो जो मैंने भाग दे दिया। अब देखिए b से तो b क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P1 बटे P2 बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल। यहां से आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, क्या समझना है, देखिए इस इक्वेशन में राइट साइड में इनमें से कौन सी राशि बड़ी होगी, स्मॉल m बड़ी होगी या कैपिटल m? तो कैपिटल M का मान बड़ा होगा, क्योंकि जब बड़ी वस्तु का द्रव्यमान है तो ज्यादा होगा, स्मॉल m छोटी वस्तु का द्रव्यमान है तो कम होगा। तो राइट साइड में कौन सी राशि बड़ी है, कैपिटल M। तो हम लिखेंगे चूंकि कैपिटल M का मान अधिक है स्मॉल m से, तो राइट साइड में यदि नीचे वाली राशि बड़ी है तो लेफ्ट में भी नीचे वाली राशि बड़ी होगी, इसलिए P2 का मान अधिक होगा P1 से। ठीक है, और P2 कौन सी वस्तु का वेग संवेग था, भारी वस्तु का, और P1 कौन सी वस्तु का वेग था, हल्की वस्तु का। तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, अर्थात भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु
के संवेग से अधिक होता है, हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि यदि दो वस्तुएं समान वेग से गति करती हुई आ रही हैं, एक वस्तु बड़ी है और एक वस्तु छोटी है, दोनों समान वेग से गति करती हुई आ रही हैं, और जब भी वे किसी दीवार से टकराती हैं तो जो बड़ी वस्तु है वो क्या करती है, ज़्यादा बल आरोपित करती है, और छोटी वस्तु कम बल आरोपित करती है। ठीक है, तो जो बड़ी वस्तु का संवेग है वो ज़्यादा है और छोटी वस्तु का संवेग कम है। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है, यानी दोनों वस्तुओं के संवेग समान हैं, तो सिद्ध करो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। मतलब दो वस्तुएं गति करती हुई आ रही हैं, दोनों किसी दीवार पर समान संवेग आरोपित करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हल्की वस्तु अधिक वेग से आ रही होगी और बड़ी वस्तु कम वेग से आ रही है। ठीक है, क्योंकि उस दीवार पर बराबर फोर्स आरोपित कर रही हैं, तो इसका मतलब छोटी वस्तु अधिक वेग से आ रही है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है, तो सिद्ध करो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। ठीक है, चलिए फिर से मैं वही चित्र बना रहा हूं। एक जो हमारे पास हल्की वस्तु है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल है, और एक जो हमारे पास भारी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल है। दोनों के संवेग समान है, इसका भी पी है और इसका भी पी है। ठीक है, इसका वेग है स्मॉल वी छोटी वस्तु का, जो बड़ी वस्तु है इसका वेग मान रहा हूं मैं कैपिटल वी। ठीक, तो दोनों के संवेग तो समान है। अब हमें ये सिद्ध करके बताना है कि हल्की वस्तु का वेग अधिक है और भारी वस्तु का वेग कम है। तो फिर से वही हम लिखेंगे, माना हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम तथा भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल एम है। दोनों वस्तुओं का संवेग हमें समान दिया है। पी हो मैं इधर निकाल रहा हूं, हल्की वस्तु का संवेग क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, क्योंकि इसका संवेग P, द्रव्यमान स्मॉल है, वेग स्मॉल है। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार भारी वस्तु का संवेग, जे भी P है, सवाल में दिया बराबर, तो P बराबर बड़ी वस्तु का द्रव्यमान और बड़ी वस्तु का वेग। समीकरण नंबर 2। देखिए, या तो हम तुलना करते हैं या फिर से वही भाग देते, तो मैं भाग ही दे रहा हूं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, देखिए भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट का बराबर, वही समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो लेफ्ट में लेफ्ट का दे दिया, राइट में राइट का। देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, और इधर इस कुछ भी नहीं कट रहा है इधर, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, एम बी बटे कैपिटल एम बी। ठीक है, गुणा कर दो त्रिज्या,
तो कैपिटल एम भी बराबर, अब एम एम को एक तरफ कर ले और भी को एक तरफ कर ले, तो मैं समझता हूँ कि इस भी को इधर ले आऊँ, एम को इधर ले जाऊँ, तो जो आ जाएगा कैपिटल भी बटे स्मॉल भी बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल। देखिए कैपिटल एम को तो हम इधर ले गए और स्मॉल भी को इधर ले गए। फिर से वही वाली बात, देखिए राइट साइड में कौन सा मान अधिक होगा, कैपिटल एम का मान अधिक होगा, तो कैपिटल एम का मान अधिक होगा स्मॉल एम से, क्योंकि भारी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, हल्की वस्तु का द्रव्यमान कम। तो जब राइट साइड में नीचे वाली राशि बड़ी है तो लेफ्ट में भी नीचे वाली राशि बड़ी होगी। जो चूंकि का निशान होता है, चूंकि और जे इसलिए का होता है, इसलिए, ठीक है, जो नीचे वाली राशि बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, स्मॉल भी का मान अधिक होगा कैपिटल बी से। अब स्मॉल भी क्या था, छोटी वस्तु का वेग था, और कैपिटल भी बड़ी वस्तु का, तो छोटी वस्तु का वेग अधिक होता है बड़ी वस्तु से। तो नीचे हम लिख देंगे अर्थात छोटी वस्तु का मतलब हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को लपकते समय मतलब कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? ठीक है, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए मैं इसका कारण लिख रहा हूं, जो हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए इसका कारण देखिए जो होता है, हम जानते हैं क्या जानते हैं, एफ बराबर dp बटे dt, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बराबर डेल्टा p बटे डेल्टा t। ठीक है, देखिए जो वस्तु है उसका संवेग यदि नियत है, संवेग नियत का मतलब वो नियत वेग से आ रही है, तो जो बॉल है उसका द्रव्यमान भी नियत है, उसका वेग भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो नियत वेग से आ रही है। ठीक है, तो संवेग क्या हो गया, उसका नियतांक हो गया। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/t। तो यहाँ पर बल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि समय का मान बढ़ जाएगा, डेल्टा टी का मान बढ़ेगा, तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। एक दूसरे के उल्टे हैं, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। ठीक है, तो देखिए जब कोई बॉल आ रही है, मान लीजिए यहां से आ रही है और यहां पर वो खिलाड़ी खड़ा है, तो यहां से आते समय उसको कुछ समय लगा होगा, मान लीजिए को 5 सेकंड का समय लगा। फॉर एग्जांपल यहां से बॉल आ रही है, यहाँ पर कोई बैट से टकरा के बॉल आ रही है, और यहाँ पर जो खिलाड़ी है और जो बॉल इस दिशा में आ रही है, कितना समय लगा उसको, 5 सेकंड। यदि वो खिलाड़ी अपने हाथ थोड़ा सा पीछे को ले लेता, थोड़ा सा आते समय थोड़ा सा पीछे ले लेगा, तो मान लीजिए उसके जो हाथ यहाँ पर थे वो हाथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो बॉल आ रही है, पहले 5 सेकंड का समय लग रहा था, अब उसको थोड़ा सा समय और लगेगा। मान लीजिए अब उसको समय लगा कितना, 5.1 सेकेंड, क्योंकि समय का मान बढ़ जाएगा जब हाथों को पीछे ले लेगा। और जब समय का मान बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा टी का मान बढ़ जाएगा, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हमारे हाथों में जो बल लग रहा था, चोट लग रही थी, वो चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। समझ गए ना? तो क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों? तो इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण यह है कि ऐसा करने से डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है, या समय डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है, जिससे बल का मान कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात खिलाड़ी को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। समझ गए इस बात को?
क्योंकि जब बॉल आ रही है हाथ पीछे खींच लेते हैं तो समय का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है, जिससे बल F का मान कम हो जाता है। क्लियर? समझ के क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। चलिए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, चाहो तो मैं इसका आंसर लिख भी सकता हूं। देखिए लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ऐसा करने से, आंसर लिख रहा हूं उसका, ऐसा करने से समय डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है, जिससे सूत्र F बराबर वही डेल्टा P बटे डेल्टा T के अनुसार F का मान या बल F का मान कम हो जाता है। फलस्वरूप खिलाड़ी को चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, बाकी भी कुछ बच्चे और भी इसका मतलब समझते होंगे कि यदि हम हाथ पीछे को नहीं करेंगे तो बॉल टकरा के निकल जाएगी हाथों से, तो ऐसा भी होता है, लेकिन मेन उसका साइंटिफिक रीजन ये होता है। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे गलीचा होता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं, जबकि गलीचे पर गिरने से नहीं टूटते हैं। क्यों? गलीचा मतलब गद्दा। कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं, किंतु गलीचे पर गिरने से नहीं टूटते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण भी वही है। देखिए समझने की कोशिश करेंगे आप, फॉर्मूला तो वही होता है। अब सपोज कीजिए कोई बर्तन यहाँ से गिर रहा है और यहाँ पर हमारा पक्का फर्श है, तो बर्तन को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए यदि ये फर्श की जगह गलीचा होता तो गलीचा क्या होता, उससे थोड़ा सा दब जाता, हल्का सा बर्तन जैसे गिरता गलीचा दब जाता, तो गलीचे के कारण क्या होता है, जो समय का मान है वो अब थोड़ा सा बढ़ जाता। जब समय का मान बढ़ जाता तो बल का मान क्या हो जाता, समय का मान बढ़ जाता तो बल का मान कम हो जाता। तो इसका मतलब कांच के बर्तन पर कम बल लगता। तो जब कांच के बर्तन गलीचे पर गिरते हैं तो समय डेल्टा टी का मान बढ़ जाता है, जिससे बर्तनों पर लगने वाला बल कम हो जाता है। फलस्वरूप गलीचे पर बर्तन नहीं टूटते हैं, और जो पक्के फर्श पर गिरते हैं तो समय का मान गलीचे की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक है, जब उसका मान कम हो जाएगा डेल्टा टी का, तो बल F का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका रीजन भी यही है, आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इसको मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं।